खबरों का सारथी। देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय अधोईवाला पहुंचे सीएम धामी ने बच्चों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के जन्म दिवस पर दी बधाई। ट्वीट कर कहा, मां पूर्णागिरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में हुई शुरू। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी हुए शामिल। रायवाली में हुई बैठक के पहले दिन संगठन में के भावी कार्यक्रमों और नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति तैयार। दूसरे दिन सीएम धामी करेंगे बैठक में शिरकत। 10वीं और 12वीं और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं पर भी नकल रोधी कानून लागू करने का सुझाव। जल्द आ सकता है अध्यादेश। कानून को लेकर किया जा रहा है मंथन। और अंकिता भंडारी की मां ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से भेजा पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य किसी भरोसेमंद वकील से पैरवी कराने की मांग की है। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में शुरुआत करेंगे। बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक रायवाला में शुरू हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। पहले दिन संगठन के भावी कार्यक्रमों और नगर निकाय चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की गई। वहीं कल दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार में ओहदेदार पार्टी नेता शामिल होंगे। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर रेलवे फाटक पर एक युवक को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया। वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पहुंची ज्वालापुर पुलिस ने युवक को बड़ी मुश्किल से भीड़ से छुड़ाया और ज्वालापुर थाने लेकर पहुंची। इस मामले में पीड़ित परिजन की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक सीतापुर में मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें सूचना मिलने पे जब पुलिस गई तो आपस में मारपीट चल रही थी। जब पता किया गया तो एक छेड़छाड़ का मैटर सामने आया, जिसमें पोस्को में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है उसमें। देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया जो पोस्को का मुकदमा कायम हुआ है उसमें जो भी इन्वॉल्व होंगे और इस तरह की कोई भी आगे जानकारी प्राप्त होती है या एविडेंस प्राप्त होते हैं तो उसमें आवश्यक कार्रवाई अवश्य की जाएगी। पौड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किया गया है, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। ऐसे में मजबूत पैरवी के लिए वकील बदलने की मांग अंकिता की मां ने सीएम धामी से की है। वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान उसका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की मांग भी की है। हमारे घर में मतलब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये केस फास्ट ट्रैक के तहत चलेगा और ये नज़ीर बनेगी, मतलब कि सबको मतलब एक उदाहरण रहेगा, मतलब कि हाँ कि सरकार ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि एक परिवार को मतलब एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। मतलब उन्होंने ना फास्ट ट्रैक के तहत ना कुछ, क्योंकि अगर फास्ट ट्रैक के तहत होता तो ये केस अभी इतना लंबा नहीं चलता। अभी इतना ही देख लो आप, नार्को टेस्ट में भी कितनी वो हो रही, कितनी देरी हो रही, हर चीज़ में देरी हो रही, हर चीज़ में देरी हो रही। आप इतना ही देख लो कि उन्होंने हमसे नहीं पूछा और जितेंद्र रावत को वहाँ नियुक्त कर दिया।
अंकिता भंडारी की मां ने अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को डीएम के माध्यम से पत्र भेजा है। इस पत्र में अंकिता की मां ने डीजीसी जितेंद्र रावत के बजाय इस केस की पैरवी अन्य किसी भरोसेमंद क्रिमिनल ऑफेंस के वकील से करवाने की मांग उठाई है। दरअसल सरकार द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसी जितेंद्र सिंह रावत को इस केस की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजन नियुक्त किया गया था, लेकिन अंकिता के परिजन इस केस की पैरवी जितेंद्र रावत से कराने के बजाय अन्य वकील से करवाना चाहते हैं। वहीं अंकिता की मां ने सीएम को भेजे मांग पत्र में आरोपी पुलकित के पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के दौरान उनका प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रखने की मांग की है। हमारे घर में मतलब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये केस फास्ट ट्रैक के तहत चलेगा और ये नज़ीर बनेगी। महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय पैंचक सिलाट जूनियर, सब जूनियर और प्री-टीन प्रतियोगिता में पदक पाने वाले खिलाड़ियों को विकास नगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। ये राष्ट्रीय पंचक सिलाट प्रतियोगिता थी जो महाराष्ट्र के नंदेड़ में आयोजित हुई थी और जूनियर कैटेगरी जिसमें प्री टीन, सब जूनियर, जूनियर बच्चे खेलते हैं 8 साल से लेके आपके 17 साल तक के बच्चे, जिसमें उत्तराखंड टीम में 45 बच्चे गए थे और उसमें से 14 मेडल आए हैं, जिसमें 12 मेडल जो आए हैं वो हमारे विकास नगर के बच्चे लाए हैं। एमए स्पोर्ट्स अकेडमी है जो 2 जगह चलती है, एक विकास नगर में, एक हरपटपुर में। इस अकेडमी के बच्चे लाए हैं जिसमें 1 गोल्ड और हमारे 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सही है। के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत और खबरों में आगे बात करेंगे। नानकमत्ता पुलिस ने चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक चोरी की गई बाइक बरामद की है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने कार का शीशा तोड़कर मोबाइल भी उड़ाया था। बाउली साहेब रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बिना नंबर की बाइक की छानबीन की तो मामला उजागर हो गया। पूछताछ में पकड़े गए नमित राणा निवासी गढ़ी पट्टी ने बताया कि 29 दिसंबर को उसने गुरुद्वारा परिसर से बाइक चोरी की थी। वहीं कार का शीशा तोड़कर मोबाइल की चोरी भी बात कबूल की है। पुलिस के द्वारा 2 चोरियों के मुकदमे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एक मोटरसाइकिल का चोरी का था और एक आईफोन चोरी का मुकदमा था। तो दोनों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बाइक भी बरामद हो गई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया है। अब तीनों मुलजिमों का रिमांड लिया जा रहा है और इसमें विवेचना प्रचलित है। आमतौर पर बुराश मार्च से अप्रैल माह में खिलता है, मगर बीते कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के चलते बुरांश का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है। इस वर्ष दिसंबर के बाद से ही बुरांश खिलना शुरू हो गया है और जनवरी माह में सुर्ख लाल जंगल लोगों ने अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 3 माह पहले ही बुरांश खिलने से स्थानीय लोग को चिंता है। तो अभी उसको वो टेम्परेचर मिल रहा है। इससे 2 साल पहले अगर आप देखते हैं बुरास मई जून में खिल रहा था और मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 फूल आ रहे थे, पूरा जैसे बुरास खिलता है इस तरह खिल रहा था। तो उसको पूरी जाड़ों में बारिश ही नहीं हुई, मई जून में बारिश हुई तो तब खिल रहा था। तो वो जो मॉइस्चर मिलेगी तभी खिलेगा बुरास का। बिल्कुल बहुत सालों से लग रहा है, बहुत सालों से ये लग रहा है कि जो पर्यावरण में एक वो पड़ा है। पहली बात तो आप अगर देखते हैं ना तो पहाड़ों की जो टॉप है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सीमेंट और इस तरह के बड़े बड़े मकान बनने शुरू हो गए। तो नेचर भी किसी ढंग से इस ढंग से अपना
बचाव करता है। लेकिन एक चिंता का विषय है, वाटर लेवल प्लेन्स में यहाँ सब घटते जा रहा है। अब आप देखिए जाड़ों के दिन है, हम गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इवन मैं हायर हिमालय में गया था, गंगोत्री रीजन में, तो बर्फ़ का वॉल्यूम कम हो गया ग्लेशियर में, क्रिवेसेस जगह जगह फट जा रहे। आप एक महीने बाद उसी रास्ते से आते तो रास्ता आपको नहीं मिलता है। तो परिवर्तन तो बहुत तेज़ी से हो रहा है और वाकई में एक चिंता का कारण है। कालाडूंगी तहसील के अंतर्गत ज्यादातर क्षेत्र जंगलों से सटे हुए हैं, जिसके कारण जंगली जानवरों द्वारा आए दिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कालाडूंगी तहसील में कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत नंदपुर गैबुआ गांव में गन्ने और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वहीं खेतों के चारों तरफ लगे सोलर फेंसिंग तारों और खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। हम पूर्व में फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना दे चुके हैं इस मामले में। ये लगातार कई वर्षों से हाथी हमारी फसलों को नुकसान करता हुआ जा रहा है। जैसे कि कल रात 2-3 हाथी आए थे और उन्होंने मेरी सोलर फेंसिंग को भी तोड़ा है और गेहूं की फसल को भी नुकसान किया है। हम प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि हमारा जो मुआवजा होता है वो प्रदान करें, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चलती रहे। विभाग से निवेदन करना चाहता हूँ कि भविष्य में भी हमारी फसलों पर फॉरेस्ट द्वारा जो ये जंगली जानवर हैं, रात को हाथी, दिन में बंदर व नीलगाय, इनसे बचाव का कार्य किया जाए। हमने अपनी फसल को अपनी तरीके से जितना हम बचा सकते हैं, हमने सोलर फेंसिंग भी की है, जो हाथी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दी गई है। हमारे क्षेत्र में जो गैबुआ नंदपुर खैमपुर में हमारे काश्तकार मोहन सिंह नेगी जी द्वारा हमें बताया गया कि कल रात हाथियों द्वारा उनकी गन्ने और गेहूं की फसल को पूरी तरह रौंद दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए और हम लोगों ने यहाँ पे मुआयना भी किया। तो मेरी वन विभाग से यह मांग है कि लगातार इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और पूर्व में वन विभाग द्वारा यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र के दिखाने के लिए जो एक सोलर फेंसिंग करी गई थी, तो हमारी वन विभाग से डिमांड है कि उस सोलर फेंसिंग को दोबारा चालू करवाया जाए और यहाँ पे काश्तकारों का जो जंगली जानवरों से नुकसान हो रहा है, हाथियों द्वारा नुकसान हो रहा है, और इसमें जो भी उनके द्वारा मुआवजा दिया जाता है उसकी फाइलों में बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए शीघ्र उसमें मुआवजे की जो है व्यवस्था करी जाए। फिलहाल वक्त तक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार को घेरने का कोई भी मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही। जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में मकानों में दरारें आई हैं। कांग्रेस द्वारा इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को उत्तराखंड आने का न्योता दिया गया है, मगर अब तक कोई कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं हो सका। हरिद्वार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का कार्य किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर जमकर वार किया। बहुत चिंताजनक, अत्यधिक चिंताजनक है। और हमने मुख्यमंत्री से 2 बार भेंट करके, बल्कि 2-3 बार मिले हैं और बार भी लोग मिले हैं, उनको सलाह दी है, उन तक अपनी बात पहुंचाई है। राष्ट्रीय आपदा घोषित करो की मांग की, क्योंकि हम जानते थे राज्य के पास संसाधन नहीं है, ये बड़ी चुनौती है। और मगर दिल्ली वाले तो केवल अपनी बात सुनाते हैं, किसी के मन की बात तो सुनते नहीं। तो उत्तराखंड के मन की बात थी कि इसको राष्ट्रीय आपदा माना जाए। मोदी जी ने अनसुना कर दिया है और हम समझते हैं केंद्र सरकार के सामने जबरदस्त तरीके से हमारा पक्ष रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने जो यहाँ का नेतृत्व है, हम सब ने उनसे कहा है कि वो आए, क्योंकि उनने चिंता व्यक्त की। ये चिंता उनकी तरफ से थी हिमालय को लेके। पूरा हिमालय दरक रहा है, इसके लिए सरकार को ठोस नीति बनाने की जरूरत है। और जो विकास शुरू हुआ था, अगर उसमें कानून के हिसाब से काम नहीं हो रहा है या जो टेक्निकली जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पूरा इलाका एनटीपीसी के खिलाफ है, लेकिन सरकार बिना जूलॉजिस्ट की रिपोर्ट आए हुए उसको क्लीन चिट दे रही है। तो जो कॉर्पोरेट्स के आगे, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, घुटने टेक के बैठी है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस में क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर से अनोखी मिसाल पेश की है।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर खानपुर, भगवानपुर और लंडोरा क्षेत्र से 21 वर वधु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ और लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंचे। यहां विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और 6 निकाह स्थलों पर दोनों समुदायों के वर वधुओं को अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक पंडितों और मौलवियों द्वारा सामूहिक रूप से विवाह निकाह कराया गया। कार्यक्रम आयोजक विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया है। सभी नवविवाहित जोड़ों विवाह से संबंधित सामान भी भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है। इस मौके पर क्षेत्र अनेक पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। में हमारे उमेश शर्मा जी द्वारा पहली बार किसी अच्छे पद पर बैठे व्यक्ति ने समाज के हित का कार्य सोचा है और उमेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और विधायक हमारे समाज के क्षेत्र के। इन्होंने हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के लोगों को साथ लेकर के चले हैं और तीसरी बार मैं इनके साथ में ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम करवा रहा हूँ। बहुत सुंदर कार्य है, बहुत अच्छा संदेश समाज को जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने गरीबों के लिए, निर्धन कन्याओं के लिए और समाज के लिए हित के कार्य को सोचा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि हमने शुरू में भी कहा था कि समाज में जो निर्माण कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्र के विकास के साथ साथ समाज का विकास होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति अपनी बिटिया की शादी करता है तो लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए उसको कर्ज लेना पड़ता है, जिसका ब्याज वो सारी ज़िंदगी उतारता रहता है लेकिन वो मूल नहीं चुका पाता। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस ज़िंदगी भर के बोझ से, उस तकलीफ़ से बचाना। शादी करा रहे हैं, इनसे इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा विवादित बयान दिया गया था। इसके बाद पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। साधु संतों द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई थी, मगर उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी की है। उनके द्वारा कहा गया है कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संतों, महंतों, धर्माचार्यों या जाति विशिष्ट लोगों को क्या कहा जाए, महाशैतान या जल्लाद। इस बयान के बाद निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए कहा कि साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, उसके बाद अब साधु संतों पर उंगली उठाई है। ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान देकर अन्य धर्मों से प्रेरित लगते हैं या इनको कोई लालच दिया गया है, क्योंकि बीजेपी से इन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने बीजेपी को ठगने का काम किया है और आज सनातन परंपरा पर विवादित बयान दे रहे हैं। यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए हानिकारक होगा। स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर, अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर उंगली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आपको कुछ मिल नहीं पाया।